बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से है कि जब भी हम कोई सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं तो सीबीसी की रिपोर्ट को देखने के बाद तीन ऐसी चीज़ें होती है जिस पे हम टारगेट करते हैं। एक होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट यानी जिसे कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो होती है एचबी यानी हीमोग्लोबिन। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है प्लेटलेट्स। अब इन तीन चीज़ों को जब भी हम देखते हैं तो सीबीसी की रिपोर्ट में इसका मतलब यही है कि तीन मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशन हम देख सकते हैं। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन के अंदर कोई कमी हुई है तो इट्स मीन के जो पर्सन है वो एनीमिया का शिकार हो रहा है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। अब हीमोग्लोबिन की कमी अगर है तो वो कौन सी कमी है, वो क्या माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है, कौन से सेल्स उसमें आ रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर एमसीवी एमसीएच को देखते हैं और उस बेस पे हम कहते हैं कि ये कौन से टाइप की तरफ जो है वो जा रहा है। और साथ में एनाइसोसाइटोसिस और पिक्यूलोसाइटोसिस यानी वेरिएशन इन साइज जो कि माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक है, और पिक्यूलोसाइटोसिस जो कि वेरिएशन इन शेप। तो वो आरबीसी मॉर्फोलॉजी की शेप को भी हम देख सकते हैं एक पेरिफेरल स्लाइड को देखते हुए। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे सीबीसी एबीसी ऑफ सीबीसी जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल के साथ जो है ये डिस्कस करूँगा कि सारे पैरामीटर्स सीबीसी के वो हमें क्या कहते हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ रहती है जो कि आज का हमारा टॉपिक है और वो है डब्ल्यूबीसीज यानी होल वाइट ब्लड सेल काउंट। और ये होल काउंट होता है डब्ल्यूबीसीज के। नॉर्मली हमें ये पता है कि जितनी हमारी पेरिफेरल सर्कुलेशन है इसमें 5 डिफरेंट किस्म के सेल्स जो है वो मौजूद रहते हैं, जिसमें से न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स है, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो कि ये दो सेल्स जो है ये ए ग्रेनुलोसाइट्स है। अब एक नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट या टीएलसी काउंट जो होती है वो रहती है हमारे पास 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। तो मुझे ये पता लगाना चाहिए एक डब्ल्यूबीसी के रिपोर्ट के अंदर कि जितनी टीएलसी है उसमें से न्यूट्रोफिल कितने फीसद थे, यानी कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल इन टोटल टीएलसी। ठीक है कि पूरे टीएलसी के अंदर न्यूट्रोफिल कितने परसेंट में मौजूद था। इसी तरह इजिनोफिल कितने परसेंट में था, बेसोफिल कितने में था, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो उसकी परसेंटेज ये हमें बताता है। अब ये काम जो है ये एक मशीन भी करता है, ऑटोमेटेड मशीन, जितने ऑटोमेटेड एनालाइजर्स है वो सारे ये काम करते हैं। और जिस तरह ऑटोमेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 3 डिफरेंट टाइप्स के मशीन्स है। यानी कि उस एक को हम कहते हैं 3 पार्ट, दूसरे को कहते हैं 5 पार्ट्स, और एक हमारे पास 7 पार्ट्स भी अब आ चुके हैं, मार्केट के अंदर ये अवेलेबल है। तो जो 3 पार्ट्स है उसमें से हमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बाकी जितने सारे ग्रेनुलोसाइट्स है वो पता चल जाते हैं। तो हमें ये तो आइडिया नहीं होता कि उसमें एग्जैक्ट न्यूट्रोफिल कितने थे, एग्जैक्ट इजिनोफिल कितने थे या बेसोफिल कितने थे, लेकिन एक पूरी पॉपुलेशन हमें दे देते हैं। तो उस वक्त हमें डीएलसी करने की ज़रूरत होती है, यानी मैनुअल डीएलसी करने की ज़रूरत होती है। और जब मैनुअल डीएलसी हम करते हैं तो उसके लिए हमें लाजमी बात है कि एक पेरिफेरल स्लाइड बनानी होती है और उसको रोमनास की कोई भी स्टैन हो उससे हम उसको स्टैन करके माइक्रोस्कोपी के अंदर जो है वो देखते हैं। इसी तरह जो 5 पार्ट्स है उसमें तो एग्जैक्ट हमें 5 पार्ट्स ही नज़र आते हैं, यानी कि ये पांचों सेल्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन उसमें मसला फिर ये हो जाता है कि हम उसको रीचेक करते हैं कि आया वाकई ये जो मशीन हमें रिपोर्ट दे रही है क्या ये इतनी ही है या नहीं है। तो उसको रीचेक करने के लिए हम मैनुअल देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मशीन है वो हमें ये नहीं बता सकता कि इसमें जो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन है या इसमें सूडो पल्गर हीट एनॉमली है या कोई डिस्टरबेंस है क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली, जो सॉरी नॉट क्वांटिटेटिवली यानी क्वालिटेटिवली कोई डिस्टरबेंस है, तो वो हमें ये नहीं बता सकता। इसीलिए फिर हमें मैनुअल की तरफ जाना होता है। और खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे कोई लिफ्ट शिफ्ट है, यानी वो सेल्स जैसे कि इमेच्योर सेल्स आपके आ रहे हैं, बैंड सेल से ऊपर के सेल, मेटामाइलोसाइट नज़र आ रहा है या माइलोसाइट नज़र आ रहा है, तो 5 पार्ट्स वो हमें नहीं बताता, बल्कि 5 पार्ट्स हमें सारे मिच्योर सेल्स जो है वो बताता है।
तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि कभी कभार नॉर्मोब्लास्टीमिया एक टर्म यूज़ होता है कि नॉर्मोब्लास्ट आपके पेरिफेरल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और जब ये नॉर्मोब्लास्ट आना शुरू हो जाते हैं तो ये जो 5 पार्ट्स की मशीन होती है वो उसको काउंट करते हैं डब्ल्यूबीसीज के अंदर। तो उसका इफेक्ट जो है वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पे पड़ता है। मशीन ये कहता है कि शायद ये डब्ल्यूबीसीज है बिकॉज दे आर न्यूक्लिएटेड सेल, और वो उनको काउंट करना शुरू कर देता है उसकी साइज की वजह से और उसके न्यूक्लियस की वजह से, तो वो डब्ल्यूबीसी के खाते में चला जाता है। तो वहाँ से उसको फिर देखने के लिए हमें मैनुअल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड करना होता है, और उसमें फिर हम एनआरबीसीज को अलग करके रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज़ जो है वो 7 पार्ट है। तो 7 पार्ट मशीन बड़ी अच्छी है, और उसमें से वो हमें एबनॉर्मल सेल्स जो है वो भी बताता है। और एबनॉर्मल सेल्स जितने हमारे हैं, जैसे नॉर्मोब्लास्ट हो गए या ब्लास्ट हो गए, तो वो उसके बाकायदा फ्लैग्स हमें बताता है कि इस सैंपल के अंदर ये प्रॉब्लम जो है ये मौजूद है। तो वहाँ पे फिर हमें अल्टीमेटली एक स्लाइड बनानी होती है जिसमें हमें देखना होता है कि वेदर ब्लास्ट आर प्रेजेंट हुए है और नॉट, या कोई प्रोमाइलोसाइट मौजूद है या लिम्फोब्लास्ट है, क्या चीज़ मौजूद है वहाँ पे। तो उसके लिए फिर हमने मैनुअल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करना होता है। तो मैनुअल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट क्या चीज़ है कि ये हम मैनुअली करते हैं, स्लाइड के ऊपर करते हैं, और हर एक सेल को इंडिविजुअली 100 सेल्स के अंदर काउंट करते हैं। पहले 100 सेल्स जितने काउंट हो जाते हैं उसमें से लेट सपोज न्यूट्रोफिल मेरे पास 60 आए, तो द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल इज 60%। ठीक है। नॉर्मली 40 से 75% तक न्यूट्रोफिल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो गए, 80 चले गए, 90 चले गए, तो इट्स मीन कि न्यूट्रोफिलिया है, यानी कि न्यूट्रोफिल की प्रॉब्लम है, देयर इज सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। या इजिनोफिल की काउंट अगर 6 से ज़्यादा हो चुकी है, 12, 13, 15 इस तरह कुछ आ रही है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे इजिनोफिलिया है। और इजिनोफिलिया जब है तो इट्स मीन कि वी आर सफरिंग फ्रॉम सम एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन। ठीक। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम इंट्रोडक्शन जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन डब्ल्यूबीसीज़ के इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल के साथ एक प्रीवियस वीडियो के अंदर अपलोड कीजिए है मैंने, तो उसमें पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या होती है, जो स्ट्रक्चर है उस पर तो हमारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो डब्ल्यूबीसी हमें कैसे नज़र आएगा। इसी तरह डिफरेंशियल काउंटिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसीज है उसको हम कैसे काउंट करेंगे, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग डब्ल्यूबीसी मैनुअली, और फिर पैथोलॉजिकल वेरिएशन जो है इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी डीएलसी की, तो वो क्या है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, यानी वही बात है कि डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज की जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीएलसी, यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसके यूजेस क्या है कि टू सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस, इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक डिसऑर्डर, यानी जैसे पहले ही में मैंने बता दिया कि अगर कोई इजनफीलिया है तो इट्स मीन कि हमें वो एलर्जिक डिसऑर्डर के बारे में बता रहा है, कोई इस तरह की न्यूट्रोफीलिया है तो वो हमें इन्फेक्शियस के बारे में बता रहा है, अगर लिम्फोसाइटोसिस आ रही है तो इट्स मीन कि वो हमें कोई वायरल इन्फेक्शन के बारे में बता रहा है। और ना सिर्फ ये इन्फेक्शन बता रहा है बल्कि हमें मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स की भी बात करता है ये, कि अगर कोई ब्लास्ट नज़र आना शुरू हो जाता है, प्रोमाइलोसाइट नज़र आना शुरू हो जाता है, नॉर्मोब्लास्ट नज़र आना शुरू हो जाता है, तो वो हम काउंट करते हैं, और उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उसकी अपनी एक वर्थ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो WBCs है, तो ऑलरेडी यू पीपल नो दैट वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC, वन है ग्रेनुलोसाइट एंड अदर वन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो सेल्स है कि जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है, यानी ग्रेन्यूल्स उसके अंदर बनते हैं, और फिर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है, उसमें सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स है, और इस पे हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो वीडियोस बनाई हुई है। तो अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल और फंक्शन ऑफ इजोनोफिल जो है वो देख ले, तो उसमें इजोनोफिल को बड़े डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि इनका फंक्शन क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक न्यूट्रोफिल है, ये इजोनोफिल है, और ये बेजोफिल है, जबकि ये एग्नोसाइड, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड है। तो अक्सर
नॉर्मली हमारे पास यही 5 सेल्स जो है वो एक रूटीन के अंदर आते हैं, और मैनुअल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इनकी मॉर्फोलॉजी को सीख लें। ऐसा ना हो कि हम न्यूट्रोफिल को इज़िनोफिल बोलना शुरू कर दें या मोनोसाइट को हम रिएक्टिव लिम्फोसाइट बोलना शुरू कर दें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम इनकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। ओके, अब जो पहला सेल है हमारे पास तो वो है पॉलीमॉर्फ, जिसे हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं। वो बेसिकली क्या है, न्यूट्रोफिल है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं पीएमएन, यानी पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल। इस सेल की जो डायमीटर है वो 12 टू 15 माइक्रोन है, और न्यूक्लियस जो है वो 2 टू 5 लोब्स इसके रहते हैं। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, पिंकिश ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं, और जब ये कलर ले लेते हैं यानी रोमनास की स्कैन कर लेते हैं तो ये पिंकिश आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली ये हमारे पास जो है वो 40 से 75% तक जो है वो रहते हैं एक नॉर्मल ब्लड सेल काउंट के अंदर, और एब्सोल्यूट सेल काउंट जो है वो इसका 2000 से 7500 पर माइक्रोलीटर होता है। अब यहाँ पे ये इसकी एक मोर्फोलॉजी है, नॉर्मल पेरिफेरल स्मेयर है ये, और ये 1 2 3 4 ये आप लोगों को न्यूट्रोफिल नज़र आ रहे हैं। जो एब्सोल्यूट काउंट है वो क्या चीज़ है, अब एब्सोल्यूट को ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि एब्सोल्यूट काउंट, जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल टीएलसी होती है तो वो होती है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। उसकी हमने डीएलसी कर ली और मेरे पास आ गई डीएलसी यानी कि 60% न्यूट्रोफिल आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन 4000 से जो 11000 के लगभग जो सेल्स है, लेट सपोज मेरे पास आ गया 7500 पर माइक्रोलीटर, एक टीएलसी काउंट आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैं काउंट करूँगा एग्जैक्ट न्यूट्रोफिल काउंट वो कितनी है, तो वो जो एग्जैक्ट काउंट है उसको हम जब काउंट करेंगे तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल, या इसके लिए हम एब्सोल्यूट काउंट ऑफ इज़ोनोफिल के लिए भी कर सकते हैं। तो हर एक सेल की प्रॉपर तादाद पर माइक्रोलीटर को मालूम करने के लिए जब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट काउंट है। और होता किस तरह है ये कि आपने सेल्स लिए, जैसे न्यूट्रोफिल है आपने उसके सेल्स लिए डीएलसी वाली पॉपुलेशन तो वो 60 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 के साथ, और डिवाइड करते हैं जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आई होती है तो उस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके पास एक एब्सोल्यूट काउंट जो है वो आ जाता है। इसके बाद इज़िनोफिल है, तो इज़िनोफिल जो है वो 12 टू 15 माइक्रोन का एक सेल है, और बायोलोब्ड होता है वो। इसका क्रोमेटिन जो है वो हमारे पास क्लम्प्ड रहता है। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, रेडिश पर रेडिश और ऑरेंज कलर की जो है कम्बिनेशन होती है। और एब्सोल्यूट काउंट जो है ये यहाँ पे इसकी है 40 से 400 सेल्स। इसके बाद बेजोफिल है, और बेजोफिल जो है वो 12 टू 15 माइक्रोन का एक सेल है। नॉर्मली ये बहुत ही कम रहते हैं, 0 to 1%, कभी कभार ये हमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आते नॉर्मल एक पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी के अंदर, दैट्स वाई यहाँ पे ये 0 to 1 है। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए तो फिर आपने डीएलसी के लिए जो 100 सेल काउंट कर किए थे आपने, तो मज़ीद 100 सेल काउंट करने आपने होते थे कि ताकि आपको एग्जैक्ट बेजोफिल काउंट की का पता चल जाए। अच्छा, अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है कि इसके अंदर लार्ज कोर्स पर्पलिश ग्रेन्यूल्स रहते हैं, डॉट्स रहते हैं बिल्कुल, कि उसका जो न्यूक्लियस है नीचे वो हमें इस तरह नज़र नहीं आता क्योंकि ये जो ग्रेन्यूल्स है उससे भरा हुआ होता है, और ये बाइलोब्ड है। इसके बाद एक और सेल है जो कि लिम्फोसाइट है, और लिम्फोसाइट की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन दो टाइप्स की नज़र आती है। एक वो रहती है जो नॉर्मली हमारे पास मौजूद रहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट, जिसकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, नॉर्मल जो साइज़ है वो 9 टू 12 माइक्रोन है। और एक लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं जो कि रिएक्टिव होता है, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं, इन्फेक्शस के अंदर ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है ये, और उसको कहते हैं लार्ज लिम्फोसाइट। तो ये लार्ज न्यूक्लियस सराउंड टू आइडेंटिफाई इंटेंडेड फिल्स दैट सेल्स क्लम्प्ड विद क्रोमेटिन, और इसका जो साइटोप्लाज्म है ये रिम ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है। ये एक पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर ये एक टिपिकल जो है वो लिम्फोसाइट आप लोगों को नज़र आ रहा है। नॉर्मल काउंट इसका 20 टू 40 जो है वो होता है, और इसका एब्सोल्यूट काउंट जो है 1500 से 4000 पर माइक्रोलीटर तक रहता है। Then we have monocyte,
और ये जो मोनोसाइट है तो ये एक बड़ा सेल है। इसकी डायमीटर जो है वो 12 टू 20 माइक्रोन तक है, लार्ज है, लोबुलेटेड है, एंटेंडेड न्यूक्लियस होती है, इर्रेगुलर शेप रहता है इसका, लाइट बेजोफिलिक फाइन ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ग्रेन्यूल्स जो है वो नॉर्मली हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, अगर कोई रिएक्टिव है तो फिर उस वक्त हमें कोई ग्रेन्यूल्स या वैक्यूलेशन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। 2 टू 10 जो है ये नॉर्मली मौजूद रहते हैं और इसकी एब्सोल्यूट काउंट जो है वो 200 से 800 पर माइक्रोन। ओके, अब इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि हम कौन सी जगहों से ब्लड जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो अक्सर कैपिलरी ब्लड अगर हमें मुश्किल हो रही है वेनस ब्लड में तो फिर हम कैपिलरी की तरफ चले जाते हैं। आर्टीरियल ब्लड जो है ये तो कलेक्शन कर सकते हैं हम, लेकिन जनरली हम वेनस ब्लड से ही इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो करते हैं, इसकी स्लाइड बना लेते हैं। और अगर वेनस से हमें ना मिले, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो या बहुत स्मॉल जो है वो किड हो, उसके हम वेन से ब्लड नहीं निकाल सकते, तो फिर कैपिलरी की तरफ हमें जाना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्लाइड आप लोगों ने तैयार कर ली, ठीक है। अब स्लाइड को स्टैंड भी कर लिया, स्लाइड ड्राई भी हो गई, उसके बाद आपने उसको उठाया और माइक्रोस्कोप पे रख दिया, वहाँ पे आपने उसको फोकस करना है। जब फोकस करना है तो सबसे पहले आपने एक स्मॉल जो हमारे पास लेंस होता है, लो पावर का लेंस होता है, उस पर आपने पूरी जो है वो स्लाइड एक दफ़ा देखनी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सेल्स जो है वो सही तरह स्टैंड हुए हैं। उसके बाद आपने 10 पे फोकस करने करके एक एरिया को सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद आपने उसको 40 पे लेके एक प्रॉपर एरिया की सिलेक्शन करनी होती है और वहाँ पे आपने जो है ये डीएलसी जो है वो काउंट करनी होती है। और आप अगर मज़ीद उसको देखना चाहते हैं कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है, तो फिर आपने उसको ऑयल एमर्जेंट यानी 100 पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब एक स्लाइड बन चुकी होती है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक रहता है हेड, एक होता है बॉडी और एक जो है वो टेल है। तो जो हेड एरिया है वो तो बिल्कुल क्लम्प्ड एरिया होता है यहाँ पे, और उसमें आप लोगों को सेल्स जो है वो बड़े एक दूसरे के साथ जकड़े हुए नज़र आते हैं, क्लस्टर्स बनाए होते हैं। तो ये एक अच्छी मॉर्फोलॉजी के लिए कोई भी जगह नहीं है, इस जगह को हम बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। उसके बाद बॉडी है, तो बॉडी के अंदर और जो टेल है, ये टेल जो है इसको भी हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जो ये एरिया है टेल से पहले और बॉडी हेड के बाद, ये एरिया बड़ी आइडियल जगह होती है मॉर्फोलॉजी के लिए और डीएलसी काउंट के लिए। और यहाँ पे जितने टोटल जो आपके वाइट ब्लड सेल्स है तो वो यहाँ पे रोटेट करके जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये एरिया जो है डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा भरा हुआ होता है, लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देख ले तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है। ये एक बेस्ट एरिया है मॉर्फोलॉजी के लिए और डीएलसी के लिए। अब आपने मॉर्फोलॉजी देख ली और उसके बाद आप कर रहे हैं टीएलसी। तो टीएलसी आपने इस तरह नहीं करनी कि आपने बस यहाँ पे देख लिया एक सेल, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया और आपने उसको काउंट करके रिपोर्ट दे दी, नहीं। बल्कि आपने इसको एक बैटल शेप मेथड के ज़रिए या जिग जैग मेथड के ज़रिए आपने इसको काउंट करना होता है। एल शेप भी इसको कहते हैं कि यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जितने सेल्स है उसको आप काउंट करते जाएंगे, फिर आपने राइट को देना फोकस करना है, लेके जाना है आपने स्लाइड को, और फिर उसके ऊपर आपने दोबारा ऊपर जाना है, फिर आपने राइट और फिर नीचे, फिर राइट और फिर ऊपर। ठीक है, तो इस तरह जब आपकी यहाँ से यहाँ तक 100 सेल्स कंप्लीट हो गए तो आपकी डीएलसी जो है वो कंप्लीट हो गई। और बैटलशिप मेथड का फ़ायदा यही होता है कि इसमें आप कोई सेल जो है वो मिस नहीं करते, क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे। तो ऐसा ना हो कि आप इस एरिया को तो काउंट कर रहे हैं लेकिन ये एरिया आपसे जो है वो रह गया है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपने बैटलशिप मेथड जो है वो यूज़ करना होता है। उसके बाद जब आप इसको काउंट करना शुरू करते हैं तो जैसे ही आपने उसको फोकस कर लिया, फिर आपने उसको मॉर्फोलॉजी के लिए और फिर डीएलसी के लिए आपने एक जगह फोकस कर दी, अब आप काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो एक मैनुअल काउंटर आपके पास रहता है, इवन अब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स जो है वो भी अवेलेबल है। और अगर दोनों काउंटर आपके पास नहीं है तो फिर आप एक पेज जो है वो ले लेते हैं और पेज के ऊपर आप लोग जो है इसको मैनुअली लिखना शुरू कर देते हैं। जब आप सेल देखते हैं तो आप लिख देते हैं, जैसे लेट सपोज आपने लिम्फोसाइट देख लिया तो आप वहाँ पे एल लिख देते हैं, फिर आपने पी जो पॉलीमार्फ देख लिया तो पी लिखना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह बेजोफिल अगर आपने देख लिया तो बी लिखना शुरू कर देते हैं। और एट द एंड जब आपके पास 100 सेल काउंट हो जाते हैं, यानी ये बॉक्सेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपकी इसको काउंट कर ले। जैसे यहाँ पे पॉलीमार्फ जो है वो 60%
32% आ रहे हैं, लिम्फोसाइट जो है वो 32% आ रहे हैं, मोनोसाइट 45% आ रहे हैं, इजिनोफिल जो है वो 1% है, और बेजोफिल जो है वो 3% जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये मैनुअली जो काउंटर है उस पर भी हो सकता है। जब आप मैनुअली काउंट करते हैं तो ये डिफरेंट एरियाज है इसके, यहाँ पे बेजोफिल, इजिनोफिल, मोनोसाइट, पॉलीमार्फ और आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो है, और यहाँ पे जब 100 काउंट कंप्लीट हो जाती है तो ये एक रिंग कर देता है, तो फिर आप उसको 100 पूरे को देखते हैं कि कितने काउंट जो है वो पर इंडिविजुअल सेल मौजूद है यहाँ पे। ये नॉर्मल रेंजेस है, और WBC की नॉर्मल रेंज जो है वो हमारे पास है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जितना है तो वो होता है 4000 से 11000। लेकिन याद रहे कि ये रेंजेस एडल्ट के लिए है, क्योंकि इन्फेंट्स के लिए जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, वहाँ पे उनकी सेल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा रहती है, तो ये एडल्ट के लिए है। और डिफरेंशियल वाइड सेल काउंट यानी कि DLC तो 40 टू 75% या कुछ जो एरियाज है वहाँ पे 40 टू 80% भी दिया जाता है, लेकिन जो अच्छी TLC है तो उसमें 40 टू 75% जो है वो न्यूट्रोफिल काउंट रहता है। इसी तरह लिम्फोसाइट 20 टू 40% है, मोनोसाइट 2 टू 10% है, इजिनोफिल 1 टू 6% है, और बेजोफिल जो है वो लेस देन 1 टू 2% है। और ये जो इनकी एब्सोल्यूट काउंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एब्सोल्यूट काउंट क्या होता है, आपने देखना होता है कि इस वैल्यूज़ के अंदर न्यूट्रोफिल की पर माइक्रोलीटर की तादाद कितनी होती है। तो वो जैसे 4000 से 11000 है, तो आपकी न्यूट्रोफिल जो है वो एब्सोल्यूट काउंट 2000 से 7000 पर माइक्रोलीटर ये न्यूट्रोफिल काउंट रहता है। इसी तरह लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल और बेसोफिल का भी है। अच्छा, अब जो ऑटोमेटेड काउंटिंग होती है, तो इट इज़ डन बाय इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड, जो कूल्टर है या ऑटोमेटेड हेमो एनालाइज़र है, जैसे कि डिफरेंट मशीन्स होते हैं, सिस्मिक्स है या मैंड्रे है या बेकमैन कूल्टर है। तो उसमें से पहले भी मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स भी हो रहते हैं और 5 पार्ट भी है, और इवन अब हमारे पास जो है वो 7 पार्ट्स भी आए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड पे करते हैं, इनकी सेल साइज़ की एनालिसिस पे, इनकी फ्लो साइटोमेट्री और हाई रेजोल्यूशन पैटर्न जो रिकग्निशन है उसके बेस पे ये सेल को जांचता है, और फिर हमें बताता है कि कितने जो काउंट्स है वो मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह ऑटोमेटेड DLC काउंटर्स हैव अ डिफरेंट काउंटिंग कैपेसिटी ऑफ काउंटिंग ईदर 3 पार्ट्स या 5 पार्ट। तो 3 पार्ट्स में ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ पे DLC में मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रेनुलोसाइट है तो उसको फिर हमें ये मालूम नहीं होता कि इसमें एग्जैक्ट काउंट जो है वो न्यूट्रोफिल का कितना है, मोनो इजिनोफिल का कितना है और बेजोफिल का कितना है। इसके लिए फिर हमें DLC जो है वो मैनुअली करनी होती है, लेकिन ये हमें एक आइडिया बता देता है कि ग्रेनुलोसाइट जो है वो इतने मौजूद है। और 5 पार्ट फिर बेस्ट है, तो इसमें आपके PMN, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल और बेजोफिल, ये हमें सारे के सारे जो है वो एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट जो में दे देता है। ये एक ऑटोमेटेड काउंटर है, और इसके एडवांटेज जो है ये क्या है कि इजी एंड रैपिड मेथड, आप आराम से जो है वो उसे सक करवा लें ब्लड, और फिर वो आपको विद इन मिनट जो है वो रिजल्ट दे देता है। मतलब इसका यही है कि टाइम सेविंग है, प्रोवाइड एडिशन इंफॉर्मेशन ऑन सेल, और इसके आपको वो ग्राफ बाकायदा दे देता है, आप फ्लैग्स इसमें देख सकते हैं। इवन कुछ मशीन्स जो है वो आपको इंडिकेशन भी दे देता है। इसी तरह साइज, शेप, न्यूक्लियर साइज और डेंसिटी ये आपको बता देता है, जैसे कि रेड सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन रेट आपको बताता है। इसी तरह आपको जो प्लेटलेट का है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम वो आपको बताता है। तो ये मैनुअली हम नहीं कर सकते, इसके लिए मशीन जो है वो प्रॉपरली बनाया हुआ होता है, और वो मशीन जो है उसके साइज, शेप, न्यूक्लियर साइज, उसकी डेंसिटी, उसके बेस पे हमें ये पूरा रिजल्ट जो है वो देना शुरू कर देता है। और हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन है, हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन इसलिए है कि इसमें डिफरेंट कंट्रोल हम लगाते हैं, इसकी कैलिब्रेशन करते हैं, और फिर नॉर्मल कंट्रोल, एब नॉर्मल कंट्रोल, हाई, लो और मिड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल लगाते हैं, और हमें आइडिया हो जाता है कि मशीन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, तो वो हमें प्रिसाइज करके सारी चीज़ें दे रहा होता है, कोई एरर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाकई बहुत ज़्यादा महंगे मशीन है, जैसे कि 7 पार्ट है तो वो बहुत ज़्यादा महंगे है। इसी तरह इनकी कैलिब्रेशन की एरर जो है वो बार बार देते हैं, अगर कैलिब्रेशन
कैलिब्रेशन की एरर आ जाए तो फिर आपकी पूरी रिपोर्ट्स जो है वो आप समझे कि बिल्कुल ठीक ही नहीं आ रही। तो कैलिब्रेशन अगर एक दफ़ा आउट हो जाए तो फिर ये बड़ा मसला होता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी नॉर्मोब्लास्ट आर काउंटेड एज लिम्फोसाइट, जो 5 पार्ट्स होते हैं तो उसमें ये पहले भी मैंने बताया कि जो एन आरबीसी है बिकॉज दे आर नॉर्म न्यूक्लिएटेड से, तो वो उसको लिम्फोसाइट के खाते में डाल लेता है, और जो जब ये वहाँ पे चले जाते हैं तो टीएलसी ज़्यादा आ जाती है, और टीएलसी जब ज़्यादा आ जाती है तो जो डायग्नोसिस है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे नॉर्मोब्लास्ट आ रहे थे यहाँ पे, और आप वहाँ पे कह रहे कि इसको ल्यूकोसाइटोसिस है, तो बिल्कुल पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए डीएलसी की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लेटलेट क्लम्प्स काउंटेड एज ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट क्लम्प्स है जैसे कि सेटेलिटिज्म आ जाता है या ईडीटीए कुछ प्लेटलेट जो है वो क्लम्प्स बना लेते हैं, तो वो फिर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते। तो इसलिए हर हाल के अंदर एक पेरिफेरल स्मेयर बनाना ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जब पेरिफेरल स्मेयर बना लेते हैं तो आप मशीन के जो डिसएडवांटेजेस है उससे भी बच सकते हैं। तो दोनों रिपोर्ट को जब आप कोरिलेट करेंगे तो तभी आप एक बेस्ट डायग्नोस्टिक जो रिज़ल्ट है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि जब काउंट न्यूट्रोफिल का ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, और जब काउंट कम हो जाता है तो उसको कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। तो क्योंकि ये जो लेक्चर है ये स्टूडेंट्स के लिए है तो उनका ये एक असाइनमेंट है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे इनके नाम बताया गया जैसे निमोनिया है, अपेंडिसाइटिस है, डिफरेंट और डिजीज़ है। तो जब 7500 एब्सोल्यूट काउंट से न्यूट्रोफिल का काउंट ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये न्यूट्रोफिलिया है। इसी तरह डिफरेंट और जो है वो आपके यहाँ पे मिल रहे हैं डिजीज़। ये न्यूट्रोफिलिया के है, इन्फ्लेमेटरी है, एक्यूट हेमरेज में आ रहा है, इसी तरह न्यूप्लास्टिक कंडीशन है, मिसलिनियस कंडीशन में आ रहे हैं, ये ड्रग्स इंड्यूस्ड होते हैं। न्यूट्रोपीनिया यानी कि जब न्यूट्रोफिल की काउंट जो है वो 2000 पर माइक्रोलीटर से फॉल हो जाए तो फिर वो न्यूट्रोपीनिया होता है। और ये ज़्यादातर टाइफाइड में, ब्रुसेलोसिस में, मलेरिया के अंदर न्यूट्रोपीनिया जो है वो काज होता है। ड्रग्स और केमिकल की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह लिम्फोसाइटोसिस है, और फिर लिम्फोपीनिया है, फिर मोनोसाइटोसिस है और मोनोसाइटोपीनिया। इसी तरह इज़िनोफीलिया कुछ एलर्जिक कंडीशन में, पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर ये जब ज़्यादा हो जाता है और उसकी जो 400 पर माइक्रोलीटर से एब्सोल्यूट काउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो वो इज़िनोफीलिया होता है। और इज़िनोपीनिया जो है वो भी एक कंडीशन है कि जिसमें 40 पर माइक्रोलीटर से काउंट जो है वो कम हो जाती है। तो जैसे इसके स्टेरॉइड जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त इज़िनोपीनिया की कंडीशन जो है वो होती है। और फिर बेजोफीलिया बहुत कम ये ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर जैसे कि CML है तो उसमें बेजोफिलिया की एक बड़ी एक स्ट्राइकिंग फीचर है ये कि उसमें बेजोफिल काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इंशाल्लाह बेजोफिल जब हम ल्यूकीमिया पढ़ेंगे, स्पेशली केमिकल CML यानी क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो उसमें बताऊंगा कि बेजोफिल क्यों ज़्यादा होते हैं, इसकी भी एक बड़ी अच्छी वजह है। इसी तरह पॉलीसाइथीमिया वेरा, मैक्सोडीमिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, इसमें बेजोफिल काउंट जो है वो अगर 100 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा हो जाते हैं तो द कंडीशन इज़ नोन एज बेजोफीलिया। और ये जो आज का टॉपिक था तो ये एक जनरल टॉपिक इस लिहाज से है कि इसमें हमने पेरिफेरल को, फिर डीएलसी को और फिर उसके कंडीशन को सब इकट्ठा कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि वो इनके कंडीशन को याद रख ले, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है ये लेक्चर, और उनका होमवर्क भी होगा इसके ऊपर। तो डीएलसी सबसे पहले आपने जानना चाहिए, और डीएलसी के जानने के लिए आपको अच्छी बात यही है कि मॉर्फोलॉजी पे उबूर हो। तो जब आप मॉर्फोलॉजी को सही तरह सीखेंगे तो तभी आप जो है वो एक अच्छी डीएलसी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर आएंगे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।